अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हमने होम्योस्टेसिस स्टार्ट किया था। होम्योस्टेसिस में हमने कहा था कि ये फिजियोलॉजी का बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आप लोग होम्योस्टेसिस को समझ लें तो आप लोगों को ये समझने में आसानी होगी कि हमारी बॉडी में जितने भी ये काम हो रहे हैं ना, जैसे कि मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे कि मैं ये चल रहा हूँ, मैं रात को सोता हूँ, सुबह जागता हूँ, सुबह मैं एक्टिव होता हूँ, रात को मैं लेज़ी हो जाता हूँ, तो ये सारे काम जो चल रहे हैं ये कैसे चल रहे हैं? तो ये आपकी बॉडी की एबिलिटी होती है, जिसकी वजह से आपके जितने भी फंक्शन होते हैं आपकी बॉडी में नॉर्मली, तो वो इस वजह से होती है कि आप लोगों की बॉडी में होम्योस्टेसिस होता है। अब होम्योस्टेसिस हमने पढ़ लिया था कि होम्योस्टेसिस किसे कहते हैं कि बॉडी की वो एबिलिटी जिसमें वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखे, वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करे, मेंटेन रखे, ताकि आपके बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन है वो बरकरार रहे। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। और फिर हमने होम्योस्टेसिस में कुछ इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्कस किए थे कि कुछ इंटरनल इन्वायरमेंट है और कुछ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। तो बेसिकली जो होम्योस्टेसिस होता है वो किसको मेंटेन करने का काम है? इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने का काम है। आज का जो टॉपिक है वो हमारा होम्योस्टेसिस में ही है, दैट इज कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टेसिस। तो हमने एंड ऑफ द होम्योस्टेसिस लेक्चर में कहा था कि कुछ कंपोनेंट होते हैं होम्योस्टेसिस के, जिसके ज़रिए से आपका जो बॉडी है वो होम्योस्टेटिकली चीज़ों को रेगुलेट करता है। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टेसिस। और वो चार किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं डिविएशन और डिसरप्शन। सेकंड को हम कहते हैं डिटेक्टर और सेंसर। थर्ड को हम कहते हैं कंट्रोल सिस्टम और रेगुलेटर। लास्ट वाला है इफेक्टर। अब फर्स्ट क्या है? डिविएशन मीन कोई भी चेंज आता है, उसे हम क्या कहते हैं? डिविएशन कहते हैं। या डिसरप्शन, कोई भी चेंज आता है, डिसरप्शन। डिटेक्टर मीन जो उस चेंज को डिटेक्ट करता है। थर्ड है कंट्रोल सिस्टम, जो कि उस चेंज को रेगुलेट करने की कोशिश करता है। और इफेक्टर आर्गन, वो आर्गन होते हैं इफेक्टर सिस्टम, जिसकी वजह से वो सारा चीज़ जो है वो बॉडी होम्योस्टेटिकली चीज़ों को मेंटेन करता है। अब इस डायग्राम में आप लोग देखें तो ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो लेयर आप लोग को दिखाई दे रही है ब्लैक वाली, इसे हम कहते हैं एपिथेलिया। इसे हम क्या कहते हैं? एपिथेलिया कहते हैं। ये जो रेड आप लोगों को दिखाए गए हैं, ये वाले रेड और ये वाले, दैट इज बेसिकली न्यूरॉन्स। ये क्या है? ये न्यूरॉन्स है। ये वाली जो चीज़ है ये, इसे हम क्या कहते हैं? ये ब्रेन है। इसे क्या है? ब्रेन है। अब एपिथेलिया, ये नॉर्मल एपिथेलिया है, ये मेरे बॉडी का स्किन है। ये क्या है? मेरे बॉडी का स्किन है। अब बॉडी का स्किन क्या है? मेरे बॉडी का इंटरनल हिस्सा है। अब न्यूरॉन्स क्या है? मेरे बॉडी के जो इंटरनल हिस्सा है। अब ब्रेन क्या है? ब्रेन मेरे बॉडी का इंटरनल हिस्सा है। अब ठीक है, ये एपिथेलिया से लेके ब्रेन तक ये सारे मेरी बॉडी का इंटरनल हिस्से हैं। अब इस एपिथेलिया स्किन है, तो स्किन के बाहर वाला जो इन्वायरमेंट है ये मेरे बॉडी का हिस्सा नहीं है, ये बाहर वाला इन्वायरमेंट है। तो इस एपिथेलिया से बाहर कौन सा इन्वायरमेंट है यहाँ पे? दैट इज एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट। तो एपिथेलिया से बाहर वाली ये जो इन्वायरमेंट है दैट इज एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट। ठीक है। अब ये जो एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट है ये मेरी बॉडी का इन्वायरमेंट नहीं है। ये किसका इन्वायरमेंट है? ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। ये क्या है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। तो एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है। अब ये तो एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट हो गया, ये मेरे स्किन के बाहर वाला, बॉडी के बाहर वाला इन्वायरमेंट है। अब इस एपिथेलिया से लेके नर्वस सिस्टम तक जितना भी इन्वायरमेंट है, तो ये कौन सा इन्वायरमेंट है? यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरे बॉडी का अपना इन्वायरमेंट है। तो ये कौन सा इन्वायरमेंट है? ये है बॉडी। और बॉडी कौन सी इन्वायरमेंट कंसिडर की जाती है होम्योस्टैटिक में? अगर एटमॉस्फेरिक से देखा जाए तो ये मेरे बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है। ये क्या है? इंटरनल इन्वायरमेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस डायग्राम में आप लोग देखें तो ये एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट हो गया एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और ये बॉडी का जो इन्वायरमेंट है ये हो गया इंटरनल इन्वायरमेंट। अब हमने होम्योस्टेसिस में क्या कहा था कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आता है तो बॉडी के वो एबिलिटी जिसमें आप लोग की बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो चेंज ना हो, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से वो इफेक्ट ना हो, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में रहे, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। अब ये कैसे मेंटेन होगा वो इस कंपोनेंट का काम है,
वो किसका काम है? कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टेसिस का काम है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे। अब फॉर एग्जांपल ये हो गया एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेरिक का फॉर एग्जांपल हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, दैट इज टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर। तो एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है। फॉर एग्जांपल अगर रूम टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे कितना टेम्परेचर है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उस पे मेरे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना होगा? वो होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। वो कितना होगा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो मेरे बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब अगर रूम टेम्परेचर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, फॉर एग्जांपल गर्मियाँ आने वाली है तो गर्मियों में क्या होगा? रूम टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। रूम टेम्परेचर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं हीटर लगा रही हूँ, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो गई है तो रूम टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, 20 से चला गया किधर तक? 46 तक, 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो 46 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ही ज़्यादा है, 46 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ही ज़्यादा है। अब यहाँ पे रूम टेम्परेचर तो इंक्रीज हो गया, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर तो इंक्रीज हो गया, लेकिन आपकी बॉडी की क्या एबिलिटी है होम्योस्टैटिकली कि वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को इंक्रीज नहीं होने देता, वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को इंक्रीज नहीं होने देता। तो ये कैसे मेंटेन करता है? ये कंपोनेंट के जरिए करता है। अब फर्स्ट जो कंपोनेंट है दैट इज डिविएशन, दैट इज डिविएशन। अब डिविएशन क्या चीज़ होती है? डिविएशन वो चीज़ होती है, फर्स्ट ये क्या है? डिविएशन। अब डिविएशन क्या होती है? डिविएशन वो चेंज होता है, वो चेंज आता है आप लोग के एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से आप लोग को जो इंटरनल एनवायरनमेंट है ना वो एक्टिवेट हो जाए, वो क्या हो जाए? एक्टिवेट हो जाए। और फॉर एग्जांपल डिविएशन क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में क्या आ गया है? चेंज आ गया है, डिविएट हो गया है, 20 से चला गया है 46 तक, तो ये बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है टेम्परेचर, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या हो गई है? एक्टिवेट हो गई है। तो डिविएशन इज अ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टेसिस। अब अगर डिविएशन ही ना होती तो, अब अगर पूरी जिंदगी ये टेम्परेचर रूम टेम्परेचर ही होता तो आप लोगों का ये बॉडी जो है वो एक्टिवेट ही नहीं होती, वो एक्टिवेट ही नहीं होती, टेम्परेचर बरकरार रहता, एट रूम टेम्परेचर वो 37 ही रहता। अब अगर डिविएशन नहीं है तो होम्योस्टैटिकली आप लोग की बॉडी एक्टिवेट नहीं हो सकती। डिविएशन आएगी तभी आप लोग की बॉडी होम्योस्टैटिकली एक्टिवेट होगी। अब डिविएशन आ गई है तो डिविएशन क्या हो गया? टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर क्या हो गया? इंक्रीज। अब आप लोगों की बॉडी में, आप लोगों के स्किन में, डर्मिस में रिसेप्टर पाए जाते हैं जो कि बेसिकली न्यूरॉन होते हैं। फॉर एग्जांपल ये है, ये रेड कलर के जो आप लोग को दिखाए गए हैं ये न्यूरोनल सेल है जो कि आप लोग के डर्मिस में पाए जाते हैं, पिथीलिया में पाए जाते हैं, जो कि सेंस करते हैं, जो क्या करते हैं? सेंस करते हैं आप लोग के टेम्परेचर को, जो कि आप लोग का एनवायरमेंटल टेम्परेचर होता है ना, उसको सेंस करते हैं कि एनवायरमेंट टेम्परेचर कितना है। अब अगर ये नॉर्मल है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये एक्टिवेट नहीं होगा। अब अगर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो ये क्या होगा? ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये सेंस करता है एनवायरमेंट टेम्परेचर को। अब टेम्परेचर क्या हो गया है? यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट हो गया है, इंक्रीज हो गया है। जब ये बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया तो डिविएशन आ गई है। तो डिविएशन को सेंस करने का काम किसका है? यहाँ पे ये रिसेप्टर है, दैट इज कॉल्ड थर्मो रिसेप्टर, दैट इज कॉल्ड थर्मो रिसेप्टर। तो थर्मो रिसेप्टर एपिथीलिया में क्या करते हैं? उस डिविएशन को सेंस करते हैं, उस टेम्परेचर को क्या करते हैं? ये सेंस करते हैं। टेम्परेचर के जरिए ये टेम्परेचर जो है थर्मो रिसेप्टर के जरिए ये टेम्परेचर जो है ये सेंस हो गया। क्या टेम्परेचर क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है। अब ये क्या करता है? ये सिग्नल भेजता है। ये क्या करता है? ये सिग्नल भेजता है। इसके जरिए सेंस हुआ, इसके जरिए क्या हुआ? सेंस हुआ। क्या चीज़ सेंस हुआ? कि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर। अब ये जैसे ही सेंस करता है तो ये मैसेज क्या करता है? भेजता है। ये मैसेज क्या भेजता, कहाँ लेके जाता है? ब्रेन को लेके जाता है। अब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो थर्मो रिसेप्टर होते हैं, ये बेसिकली काम क्या कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं डिविएशन को सेंस करने का। ये क्या काम कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं डिविएशन को सेंस करने का। अब इसने डिविएशन को सेंस करा, ठीक है, तो सेंस करने का काम जिसका होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेंसर। उसे हम क्या कहते हैं? सेंसर कहते हैं। या फिर उसने क्या डिटेक्ट किया डिविएशन को, तो दैट इज डिटेक्टर, डिटेक्टर, ठीक है। तो सेकंड कंपोनेंट जो होम्योस्टेसिस का है दैट इज डिटेक्टर, दैट इज अ डिटेक्टर। डिविएशन आई
थ्रू डिटेक्टर सिस्टम वो क्या हो गई, डिटेक्ट हो गई कि क्या डिविएशन आई है। डिटेक्टर सिस्टम ने क्या किया, मैसेज लेके गया कंट्रोल सिस्टम को, मैसेज लेके गया कंट्रोल सिस्टम को या ब्रेन को। आप लोग की जितनी भी बॉडी में एक्टिविटी होती है ना, मैं बोल रहा हूँ, मेरे नॉर्मल हार्मोन का रिलीज हो गया, ब्लड वेसल की डायलिटेशन, ब्लड वेसल की कंस्ट्रक्शन, सारी जितने भी मेटाबॉलिज्म है वो सारी की सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, वो आप लोग का ब्रेन कंट्रोल करता है। तो जो ब्रेन होता है ना, ये आप लोग का कंट्रोल सिस्टम होता है। अब यहाँ पे ये मैसेज लेके गया किस चीज़ को, कंट्रोल सिस्टम को, दैट इज योर ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इसको मैसेज आया किसके जरिए, सेंसर के जरिए। अब कंट्रोल सिस्टम जो ब्रेन है, कंट्रोल सिस्टम जो कि ब्रेन है, थर्ड कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टेसिस। अब इसने क्या करना है, इसने सेंस किया, इसको मैसेज आया, इसको पता चल गया कि टेम्परेचर जो है एनवायरनमेंट का वो क्या हो गया है, वो इंक्रीज हो गया है। अब उसने क्या मैसेज, वो सेंसर सिस्टम ने क्या मैसेज लाया है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, भाई साहब आप टेम्परेचर को क्या कर दे, मेंटेन कर दे। बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई है तो हमारी बॉडी में इतनी गर्मी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो तो ये मेंटेन ना करे आपकी बॉडी को तो क्या होगा, आप लोग की जितने भी एंजाइम होंगे वो काम करना बंद कर देंगे, जितने भी आप लोगों के क्या है मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो स्टॉप हो जाएगी। तो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों की बॉडी में क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। जब वो स्टॉप हो जाएगी तो आप लोग का नॉर्मल फंक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो कंट्रोल सिस्टम का काम क्या है कि एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट में टेम्परेचर जितना भी इंक्रीज हो जाए, मैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होने दूंगा। तो ये क्या करता है, ये रेगुलेट करने की कोशिश करता है कि टेम्परेचर मेरे से इंक्रीज ना हो जाए, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। तो ये क्या करेगा, ये मैसेज भेजता है। ये क्या करता है, ये मैसेज भेजता है। अब न्यूरॉन के जरिए, सेंसर सिस्टम के जरिए कंट्रोल सिस्टम को मैसेज रिसीव होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अब ये क्या करता है, ये रेगुलेट करेगा कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज ना हो, तो ये सिग्नल भेजता है, ये मैसेज फॉरवर्ड करता है। मैसेज फॉरवर्ड करता है कहाँ पे, कुछ ऑर्गन होते हैं, कुछ आप लोगों की बॉडी में टिश्यूज होते हैं, उनको यह मैसेज लेके जाता है। अब उस मैसेज उन टिश्यूज को क्यों करता है, क्योंकि वो टिश्यू बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं आप लोग के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। अब यहाँ पे ये जो मैसेज भेजता है, फर्स्ट ये भेजता है आप लोगों के स्किन में कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उन ग्लैंड का नाम है स्वेट ग्लैंड। ग्लैंड का क्या नाम है, स्वेटो ग्लैंड। अब यहाँ पे मैंने 3 स्वेट ग्लैंड बनाए हैं। आप लोगों के स्किन में बहुत सारे स्वेट ग्लैंड पाए जाते हैं। अब इन स्वेट ग्लैंड का काम क्या होता है, स्वेटिंग करना। इन स्वेट ग्लैंड का क्या काम होता है कि आप लोगों की बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ स्वेट हीट को रिलीज करना। क्या करना, स्वेट के जरिए हीट को रिलीज करना। जितनी ज़्यादा स्वेटिंग होगी आप लोग की बॉडी से, उतना ही ज़्यादा हीट जो है वो एवापोरेट होगा, उतना ही ज़्यादा हीट जो है वो क्या होगा, रिलीज होगा आप लोगों की बॉडी। तो आप लोग की बॉडी क्या होगी, कूल रहेगी। ठीक है, अब मैसेज क्या गया है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। अब आप लोग के कंट्रोल सिस्टम ने क्या करना है कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज ना हो, ये क्या करता है, ये इन स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है। ये इन स्वेट ग्लैंड को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। अब जैसे ही स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट होंगे, स्वेट ग्लैंड क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे। फर्स्ट ये क्या करता है, आप लोग के यहाँ पे स्किन में पोर्स दिखाई देते हैं ना, सारे पोर्स होते हैं छोटे छोटे। अब ये पोर्स क्या होते हैं, ये ओपनिंग होते हैं इन स्वेट ग्लैंड्स के। अब ये पोर्स पहले ओपन हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, पोर्स ओपन हो जाते हैं। अब जैसे ही पोर्स ओपन हो जाएंगे तो स्वेट ग्लैंड्स के काम क्या होता है, उन पोर्स के जरिए स्वेटिंग करना। अब पोर्स ज़्यादा ओपन होंगे तो स्वेटिंग क्या होगी, स्वेटिंग ज़्यादा हो जाएगी। स्वेटिंग क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो आप लोगों की बॉडी से ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। गर्मियों में देखते हैं ना, पसीना पसीना हो जाता है बंदा, तो वो पसीना क्यों होता है, क्योंकि ये स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाते हैं एंड स्वेटिंग जो पोर्स होते हैं ये ओपन हो जाती है और स्वेटिंग ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आप लोग की बॉडी से हीट रिलीज होता है। हीट क्या होता है, रिलीज होता है। तो आप लोग की बॉडी क्या होगी, कूल रहेगी। आप लोग का टेम्परेचर 37 से बढ़ेगा नहीं, ठीक है, बढ़ता है, लेकिन वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये बॉडी रेगुलेट करती है आप लोग के टेम्परेचर को। अब सेकंड, एक तो ये काम कर दिया आप लोग के कंट्रोल सिस्टम ने, क्या किया कि स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट कर लिया, स्वेटिंग ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से हीट एनर्जी रिलीज हो गई, हीट एनर्जी लॉस हो गई, जिसकी वजह से आप लोग का टेम्परेचर क्या हो गया, कूल रहता है, आप लोग की बॉडी कूल रहती है। सेकंड ये क्या करता है, ये जाके ब्लड वेसल पे एक्ट कर देता है। ये जो न्यूरॉन्स आए हैं ना ऊपर से, फर्स्ट कुछ न्यूरॉन्स चले जाते हैं कहाँ पे, स्वेट ग्लैंड पे, स्वेटिंग इंक्रीज हो गई, हीट रिलीज हो गया आप लोग की बॉडी से, तो टेम्परेचर कूल हो गया। सेकंड ये क्या करता है, ब्लड वेसल को, अब आप लोग के स्किन को मेजर अमाउंट में ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लड वेसल को ये क्या करता है, आप लोगों के जो स्किन के नीचे होते हैं डर्मिस में, तो उन वेसल्स को डायलेट करते हैं,
उन वेसल को ये क्या कर देते हैं, डायलेट कर देते हैं। अब ये वेसल हो गए डायलेट। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, ये जो कंट्रोल सिस्टम है, ये जो ब्रेन है, ये इन वेसल को डायलेट करके करता क्या है, कैसे टेम्परेचर को कम करता है आप लोग की बॉडी को। फर्स्ट यहाँ पे वेसल पहले कितनी थी, इतनी थी, तो यहाँ पे फ्लो क्या था, फ्लो स्पीड में था, उस फ्लो की वेलोसिटी थी वो क्या थी, स्पीड में थी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग देखें तो ये क्या है, ये एक वेसल है और ये क्या है, ये दूसरी वेसल है। अब यहाँ पे इसकी डायमीटर क्या है, इसकी डायमीटर कम है, इतनी डायमीटर है इसकी, और इसकी डायमीटर क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, इसके मुकाबले में डबल है। अब यहाँ पे भी कितना ब्लड मूव कर रहा है, 3 ml, यहाँ पे भी कितना है, 3 ml। अब यहाँ पे चूंकि डायमीटर क्या हो गया है, कम है, यहाँ पे डायमीटर क्या है, ज़्यादा है, तो डायमीटर जब रास्ता तंग होता है, यहाँ पे डायमीटर क्या होता है, तंग होता है, तो यहाँ पे जो आप लोग का प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा। क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे स्पीड क्या होगा, स्पीड ज़्यादा होगा। जब स्पीड ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पिकिंग कम होगा, तो क्या होगा, पिकिंग कम होगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी डायमीटर कम है पहले, अब इंक्रीज हो चुकी है, लेकिन अगर हम पहले की बात करें तो पहले की जब बजाय अब क्या है, डायमीटर इंक्रीज है। अब अगर पहले डायमीटर डिक्रीज थी तो यहाँ पे फ्लो क्या थी, जो स्पीड था, स्पीड ऑफ फ्लो वो ज़्यादा था, स्पीड क्या था, ज़्यादा था, तो यहाँ से पिकिंग क्या हो रही थी, आप लोग के स्वेट ग्लैंड आप लोग के वास्कुलर सिस्टम से ही फ्लूइड एब्जॉर्ब करता है ना, तो यहाँ से पिकिंग क्या हो रहा था आप लोग के वाटर का, तो वो कम हो रहा था, वो कम हो रहा था। एक जगह से आप कोई चीज़ पिक कर रहे हैं, अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है तो आप लोग 10 दाने ही पिक करेंगे, लेकिन अगर उसकी स्पीड क्या हो जाए, कम हो जाए, तो आप लोग 10, 15, 20 भी पिक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी स्पीड कम हो गई है तो आप लोग एक्टिव हो जाते हैं, सारी चीज़ों को पिक कर लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है, जब फ्लो की स्पीड ज़्यादा होती है तो यहाँ पे कम से कम एब्जॉर्प्शन होती है। अब डायमीटर इंक्रीज हो गई है तो फ्लूइड क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, आराम आराम से चलता है, तो स्वेट ग्लैंड की तरफ फ्लो इंक्रीज हो जाती है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, स्वेटिंग होगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, स्वेटिंग होगी। जब ज़्यादा से ज़्यादा स्वेटिंग होगी, वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लो ऑफ स्पीड जो है वो कम हो जाती है, तो यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट में ब्लड आएगा। जब मैक्सिमम अमाउंट में ब्लड आएगा तो यहाँ से ज़्यादा स्वेटिंग होगी। जितनी ज़्यादा स्वेटिंग होगी, जितनी ज़्यादा स्वेटिंग होगी, आप लोग की बॉडी से स्वेटिंग निकलेगी, तो आप लोग की हीट एनर्जी जो है वो लॉस होगी, आप लोग की बॉडी कूल रहेगी, ठीक है। सेकंड, ये वेसल डायलेटेशन का फ़ायदा क्या है, पहले वेसल क्या था, उसकी जो डायमीटर थी वो कम थी, तो यहाँ पे जो ब्लड मूव कर रही थी तो काफ़ी तंग मूव कर रही थी, क्या कर रही थी, तंग मूव कर रही थी। तो जहाँ पे आप लोग की डायमीटर कम होती है वहाँ पे जो फ्लो होता है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड फ्लो होता है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन ज़्यादा होता है, क्या होता है, फ्रैक्शन ज़्यादा होता है। और जहाँ पे फ्रैक्शन ज़्यादा हो वहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है या हीट एनर्जी लॉस होती है, वहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो जब डायमीटर कम था तो फ्रैक्शन ज़्यादा थी, जब फ्रैक्शन ज़्यादा थी तो यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। अब क्या हो गया है, अब वेसल डायलेट हो चुका है, अब वेसल क्या हो चुका है, डायलेट हो चुका है। तो जब वेसल डायलेट हो चुका है तो सारे फ्रीली मूव कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रैक्शन क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। जब फ्रैक्शन रिड्यूस होगी तो हीट एनर्जी क्या होगी, हीट एनर्जी लॉस होगी, तो आप लोगों की जो बॉडी होगी वो क्या हो जाएगी, वो कूल हो जाएगी। तो आप लोगों का जो कंट्रोल सिस्टम है वो क्या कर रहा है, स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट कर रहा है, जिसकी वजह से स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, तो आप लोग की बॉडी से हीट वेपर हो की शक्ल में सिक्रीट हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है। सेकंड, ये क्या कर रहा है, वेसल को डायलेट कर रहा है। जब वेसल डायलेट होंगे तो फ्लो टुवर्ड्स पार्टिकुलर स्वेट ग्लैंड्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्वेटिंग होगी, स्लो फ्लो, स्पीड ऑफ फ्लो कम हो जाएगा तो पिकिंग ज़्यादा होगी, स्वेटिंग ज़्यादा हो जाएगी। स्वेटिंग जितनी ज़्यादा होगी तो हमारी बॉडी से हीट क्या होगा, लॉस होगा। थर्ड, वेसल डायलेट हो गए हैं तो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। जब फ्रैक्शन रिड्यूस हो गया है तो आप लोग की बॉडी कूल हो जाएगी, हीट एनर्जी लॉस हो जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम क्या कर रहा है, कुछ ऐसे आर्गन है, कुछ ऐसे उसके इफेक्टर आर्गन है जिसकी वजह से आप लोग के जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट कर रहा है। तो ऐसे आर्गन जिसके ज़रिए होम्योस्टेटिकली चीज़ें मेंटेन करता हो आप लोग का कंट्रोल सिस्टम, उन आर्गन को हम कहते हैं इफेक्टर सिस्टम। उनको हम क्या कहते हैं, इन आर्गन को हम क्या कहते हैं, इन टिश्यूज़ को हम क्या कहते हैं, इफेक्टर। हम क्या कहते हैं, इफेक्टर कहते हैं। तो चौथा कंपोनेंट है होम्योस्टेसिस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज इफेक्टर सिस्टम। तो कितने कंपोनेंट हुए, 4 कंपोनेंट। फर्स्ट, डिविएशन,
फर्स्ट डिविएशन जो कि आप लोग के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हुआ है, सेकंड डिटेक्टर सिस्टम, सेंसर सिस्टम जिसने उस डिविएशन को सेंस किया है, थर्ड कंट्रोल सिस्टम जिसको मैसेज आया है आप लोग के सेंट्रल सिस्टम लेके आया है कि हमारी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ये डिविएशन आ चुका है, थर्ड कंट्रोल सिस्टम आप लोग के इफेक्टर ऑर्गन को, इफेक्टर सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, उसके जरिए आप लोग की बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, कूल रखता है। अब यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म हो रहा है होम्योस्टेटिकली, ये जो कंपोनेंट के जरिए आप लोग की बॉडी होम्योस्टेटिकली रेगुलेट हो रही है, तो ये दो तरीकों से होती है। ये कितने तरीकों से होती है, दो तरीकों से होती है। एक ये जो डिविएशन आई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या डिविएशन आई है, टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है। अब टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है, अगर आप लोग की बॉडी की जो होम्योस्टेसिस फीडबैक है, होम्योस्टेटिक फीडबैक है, वो इस डिविएशन के अगेंस्ट हो, वो इस डिविएशन के क्या हो, अगेंस्ट हो। फॉर एग्जांपल डिविएशन आई इंक्रीज टेम्परेचर, रेगुलेटर सिस्टम को क्या सेंस हुआ, इंक्रीज टेम्परेचर। अब अगर इस रेगुलेटरी सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होगा, वो इस डिविएशन के अगेंस्ट होगा, तो वो फीडबैक कौन सा कहलाता है, वो फीडबैक कहलाता है नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक ऑफ योर होम्योस्टेटिक सिस्टम कंपोनेंट। ठीक है, तो ये क्या है, ये नेगेटिव फीडबैक है। अब यहाँ पे टेम्परेचर हुआ इंक्रीज, रेगुलेटरी सिस्टम ने क्या किया, उस टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज करने की कोशिश करी, तो इसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। पॉजिटिव फीडबैक एक और फीडबैक होता है होम्योस्टेसिस में। वो कैसे होता है कि अगर डिविएशन एक सिमत में हो रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता कि आप लोगों का कंट्रोल सिस्टम इस डिविएशन के सिमत में जाता, उसके अगेंस्ट ना होता, उसके साथ साथ ही जाता, फॉर एग्जांपल क्या टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है और रेगुलेटरी सिस्टम क्या करता कि इफेक्टर ऑर्गन के जरिए आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज करता, आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज करता, तो ऐसे फीडबैक को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव फीडबैक। खुदा ना खास्ता ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर किसी बंदे में हो तो उसमें काम खराब है। ठीक है, अगर ये ऐसे काम करता तो फिर आप लोग की बॉडी डेथ हो जाती। ठीक है, तो ये नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे आप लोगों को कंपोनेंट जो है वो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट इंशाल्लाह इससे क्लियर हो जाएगा आप लोगों के कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टेसिस का। अगर इस लेक्चर में आप लोग को कोई भी क्वेश्चन है मुझसे तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।